हाय प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे प्रकाश के गुण और प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, 3 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आइए एक बार अच्छा रिपीट कर लें एक साथ में। क्या था प्रकाश क्या था? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश के गुण हमने पढ़े थे 5, 6, 7, 8 लगभग, जिसमें से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक दूसरे के मार्ग का विरोध नहीं करते हैं, और प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम 77 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश और एक आध दो क्वालिटीज़ पढ़ी थी, और एक पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। और इसके हम लोगों ने 2 गुण पढ़े थे। 2 गुण में क्या क्या पढ़ा था? 2 गुण में पहला गुण ये पढ़ा था कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों कहाँ होती हैं? एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आज आगे पढ़ना है हम लोगों को। क्या आज पढ़ना है हमें? प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब, इमेज जिसको कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है। ठीक, तो हाँ, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रतिबिंब को समझना होगा। तो शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जैसे क्या हुआ, जैसे देखो, पहले यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, किसी वस्तु पर पड़ी, पड़ने के पश्चात यहाँ से ये परावर्तित हो या अपवर्तित हो। और अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं तो वो क्या दिख रही है कि ये सारी किरणें जो जा रही यहाँ से जा रही, यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, या फिर यहाँ से सारी किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अर्थात जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो, आती हुई प्रतीत हो, या फिर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो। ठीक है, हाँ, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो या फिर मिलती हुई प्रतीत हो। कैसे? जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से आई, अब यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तन हो या अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो कैसा लगे यहाँ से किरण जा रही है, या फिर ऐसा लगे कि यहाँ से यहाँ पर ढेर सारी किरणें मिल रही हैं। जैसे कि एक चित्र देखो, यहाँ पे इस बिंदु को देखो, मान लो, और एक दूसरा चित्र देखो, हम इस वाले इमेज को, ये चित्र, इसको देख रहे हैं इधर से देखने पे कैसा प्रतीत हो रहा है कि कई सारी किरणें इस बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। ठीक, और इसमें देखो, इसको इधर से देखो, इसको देखने पर कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी किरणें एक बिंदु से होकर के आ रही हैं, एक बिंदु से। और ये घटना कब घटित होती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण का क्या होता है? परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को जहाँ पर ये मिल रही है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब। पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब। अर्थात इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से किसी बिंदु पर मिलती है
मिलती हैं या किसी बिंदु से या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है तो पहले बिंदु का प्रतिबिंब ठीक है। क्या था, परिभाषा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के, दो। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब का मतलब कि जब क्या हो, यहाँ पे देखो ये परिभाषा इसी से बनेगी परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा नंबर कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब फिर से देखो क्या है परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या हो, उसे क्या कहते हैं, हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब किसी बिंदु पर क्या हो, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, और इसमें क्या रहेगा, किसी बिंदु से आती, यानी इसमें आभासी में क्या है, किसी बिंदु पर मिलती हुई, और वास्तविक में क्या है, किसी बिंदु से आती हुई। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ये हो गया, इरेज कर दिया जाए इसको। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अगली टॉपिक, दर्पण, मिरर जिसको कहते हैं, दर्पण यानी कि मिरर। क्या होता है दर्पण, चलिए दर्पण पहले समझते हैं। दर्पण के लिए कोई आप कांच ले लीजिए या कोई चिकनी प्लास्टिक ले लीजिए, कोई कांच ले लीजिए या चिकनी प्लास्टिक ले लीजिए, और करना क्या है, उसका एक तल कलई कर देना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कलई किस चीज़ से की जाती है, तो आप लोग पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, समझ में आ जाएगा। तो क्या किया जाता है इसमें, इसका एक तल कलई कर दिया जाता है और दूसरा तल कैसा होता है, परावर्तक होता है। तो अर्थात दर्पण क्या होता है, तो दर्पण किसी कांच या प्लास्टिक का वह कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कलई किया हुआ होता है। क्या होता है दर्पण, दर्पण किसी कांच या प्लास्टिक का वह कटा भाग होता है जिसका एक तल चिकना व दूसरा तल
परावर्तक होता है। दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब जो दर्पण होता है बच्चा, ये मुख्य दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का। पहला कौन सा होता है? समतल दर्पण। पहला कौन सा होता है? पहला वो नंबर होता है समतल दर्पण, और दूसरा नंबर कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। तो चलिए समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का, समतल मतलब एकदम बराबर, जिसका तल बिल्कुल बराबर हो, तो कांच की किसी समतल प्लेट का, या कांच का या फिर प्लास्टिक के समतल प्लेट के एक सतह पर कलई कर दी जाए और दूसरी सतह कैसी हो? परावर्तक हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? समतल दर्पण। यानी कांच या प्लास्टिक के एक तल पर क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, और दूसरा तल कैसा हो? परावर्तक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है? तो ये कांच या प्लास्टिक का एक खोखला गोला हो, कांच या प्लास्टिक का क्या हो? खोखला गोला हो। जैसे इस तरह से एक खोखला गोला है, मान लो ये कांच का एक खोखला गोला है, और इसको काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। इसको ध्यान रखना कि ये गोला कैसा है? खोखला है। काट करके इसका एक हिस्सा निकाल दिया जाए, और निकालने के पश्चात ये जो हिस्सा बचा है, इसकी एक सतह पर क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। तो ये क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। अर्थात गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कांच का वह कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी और दूसरी सतह कलई की गई होती है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण किसी कांच का वह कटा हुआ भाग होता है। तो परिभाषा लिखते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी और दूसरी सतह कलई की गई। क्या होती है? कलई की गई होती है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी और दूसरी सतह कलई की गई होती है। ये किसका बना होता है? खोखले गोले का होता है। ठीक है, तो चलिए जो गोलीय दर्पण होता है बेटा, इसको समझते हैं कि कितने प्रकार का होता है। दर्पण समझ में आया आपको? तो जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। पहला प्रकार कौन सा है? तो बेटा पहला प्रकार है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होता है समझो। अवतल दर्पण देखो काहे पे कटा हुआ भाग होता है? खोखले गोले। समझना ध्यान से। देखो ये गोला है, इसको ये हमने काट दिया, काटने के बाद एक तरफ मैंने कलई कर दिया, ये बन गया दर्पण। अच्छा, दूसर का दर्पण देखो, गोले का कटा हुआ जो दूसर का हिस्सा था, चाहे दूसर का हिस्सा मान लो चाहे पहले का हिस्सा कोनो मान लो, दूसरा गोला काट लो, इसको क्या कर दिया मैंने अंदर से। इसमें देखो, इसमें मैंने क्या किया, जो उभरा हुआ तल था मतलब बाहर वाला हिस्सा उभरा हुआ तल, उस पर कलई किया है। इसमें देखो जो अंदर वाला हिस्सा है मतलब जो दबा हुआ तल है, मैंने इसमें क्या किया है, दबे हुए तल पर कलई किया है। और इसका उभरा हुआ तल परावर्तक है, इसका दबा हुआ तल परावर्तक है। तो देखिए परिभाषा बन गई। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो गई? ये वाला अवतल हो गया अवतल दर्पण। ये वाला कौन सा हो गया? ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण।
अच्छा, परिभाषा कैसे बनेगी, समझो परिभाषा। तो बेटा अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, मतलब वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल कैसा हो, कलई किया गया हो। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, और अंदर का तल मतलब दबा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर से एक बार, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, मतलब वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल कैसा हो, कलई किया गया हो, और दबा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका दबा हुआ तल कैसा हो, कलई किया गया हो, और उभरा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक बार फिर से, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल कलई किया गया हो और दबा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक हो और दबा हुआ तल कलई किया गया हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। सॉरी, नीचे लिख दें, दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, लिखने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो कौन से दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, चलो अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हो जाएंगी, आइए समझते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम तो एक अवतल दर्पण बना लिया जाए। अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल कैसा हो, कलई किया गया हो, और अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण, है ना। चलिए इसके बारे में एक थोड़ा सा एक बात इसकी समझनी है हमको। हम जानते हैं, पहले मैंने दर्पण की परिभाषा जो गोलीय दर्पण की पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि ये किसका बना होता है, किसी कांच के खोखले गोले का, किसका, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना ये। भाई ये तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये कांच के खोखले गोले का, मान लो ये गोला है, तो इस गोले का क्या होगा, एक सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर, जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्र। गोले का केंद्र होता है ना, वृत्त का केंद्र, तो वही केंद्र। ठीक है, चलो भैया अब इस केंद्र से क्या करो, एक सीधी लाइन से खींच दो। ये जो केंद्र है इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, कहे से, C से। और इस दर्पण को कहे से प्रदर्शित करते हैं, M1 और M2 से। अच्छा एक बात समझो, इस बिंदु को कहे से P से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा धीरे धीरे हम इनकी परिभाषाएं भी सीखते चले, क्योंकि हमको परिभाषाएं ही पढ़नी है अवतल दर्पण से संबंधित। तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा तो हम समझेंगे कौन सी, ये केंद्र वाली। कहे का केंद्र है गोले का, ध्यान है ना, अभी मैंने जो गोला बनाया था उसी गोले का ये केंद्र है। तो पहली परिभाषा है हमारी, कहे की वक्रता केंद्र की। कहे की परिभाषा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा सिंपल सी है, क्या है कि गोलीय दर्पण, क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है। भाग समझना ध्यान से, जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, यानी उस गोले के केंद्र को। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वह फिर से, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ
भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वैसे परिभाषा आप लोग लिख लिया करिए, मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, आई होप आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी परिभाषा समझना। वक्रता केंद्र के बाद दूसरी परिभाषा है हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, चलिए समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये बिंदु कौन सा है? ध्रुव। ये क्या है? वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, किसके बीच की दूरी को? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट परिभाषा अब सीख लेते हैं। एक बिंदु और यहाँ पे होता है F, इसको कहते हैं हम फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस तीसरी परिभाषा फोकस की है। तो चलिए फोकस करो भाई, फोकस। फोकस तीसरी परिभाषा है फोकस। फोकस किसको कहते हैं? तो बेटा देखो, ये क्या, वो कौन सा बिंदु है? ध्रुव। ये कौन सा बिंदु है? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, ये कौन सा बीचों बीच में होता है बिल्कुल फोकस। तो किसके किसके मध्य बिंदु? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस किसको कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, अगली परिभाषा है हमारी फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। तो आइए समझते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस तथा ध्रुव, ये कौन सा बिंदु है? फोकस। ये कौन सा बिंदु है? ध्रुव। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, किसके किसके? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी किसको कहते हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, लिखते जाओ, नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। कौन कौन सा? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अगली हेडिंग कितनी हो गई? 1 2 3 4। अच्छा, अब चलिए पढ़ते हैं अगला नंबर ध्रुव का। नेक्स्ट ध्रुव तो कर रहे हैं इसको क्या? अच्छा, फोकस को 1 से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलो ध्रुव की परिभाषा क्या है बेटा? तो एक बात समझ लीजिए क्या, कौन सी बात? तो कोई प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की वह किरण क्या हो जाएगी? ध्रुव की परिभाषा ध्यान समझना। प्रकाश की वह किरण जो वक्रता केंद्र तथा फोकस से होकर के जाए और दर्पण के जिस बिंदु पर टकराए। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से? दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस से होकर के जाए और दर्पण के जिस बिंदु पर टकराए, दर्पण के उस बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। फिर से, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र तथा फोकस से होकर के जाए और कहाँ टकराए? दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, दर्पण के उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से, कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस से होकर के जाए और दर्पण के जिस बिंदु पर टकराए, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई ध्रुव की परिभाषा। अच्छा, एक और द्वारक समझते हैं। द्वारक क्या होता है? तो बेटा द्वारक, आइए द्वारक की परिभाषा समझते हैं। तो द्वारक समझिएगा ध्यान से, देखो द्वारक जो होता है बेटा, दर्पण का मतलब जिस तल पे प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसे? जैसे कि ये वाला दर्पण हो गया, मान लो ये वाला एक ये वाला है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। क्यों उत्तल है भैया? दबा हुआ तल कलई किया गया। ये अवतल क्यों है? उभरा हुआ तल कलई किया गया है। हाँ, तो समझिए द्वारक किसको कहते हैं? तो दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, यानी जो चिकना वाला भाग होता है, जिसपे कलई नहीं किया जाता है, उसी भाग को क्या कहा जाता है? द्वारक। तो इसमें द्वारक कौन सा हो गया? ये वाला। इसमें द्वारक कौन सा हो गया? ये वाला। अर्थात
परिभाषा में क्या लिखेंगे कि दर्पण का वह तल जो परावर्तक होता है क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से और लिखिए, दर्पण का वह तल जो परावर्तक होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसको M1 M2 से प्रदर्शित किया जाता है, ये मैंने लिख रखा है M1 M2, ठीक है। दर्पण का वह तल जो परावर्तक होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दोस्तों ये रही अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आई होप कि आपको मेरे साथ साथ याद भी हो गई होंगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी होगी आप लोग, लेकिन नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि भूल जाएंगे आप लोग। वीडियो को प्ले कीजिए, प्ले करके रोक करके और लिख लीजिए सारी परिभाषाओं को ध्यान करके, ठीक है। धीरे धीरे सुन के थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।